एवरीवन, दिस इज सोनी एंड वेलकम बैक इन माय यूट्यूब क्लास एंड स्टडी। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा महाजनपद काल का सेकेंड पार्ट, जिसमें हम लोग टोटल 30 एमसीक्यू करने वाले हैं। तो वीडियो के एंड तक जरूर बन रहिएगा और क्वेश्चन को आप लोग भी आंसर दीजिएगा, जिससे आप लोग को भी कॉन्फिडेंट आएगा। कॉपी में नोट डाउन जरूर कीजिएगा, जिससे अच्छा आपका नोट्स भी बन जाएगा और आप इसे जब भी चाहे पढ़ सकते हैं। एग्जाम टाइम में वन लाइनर है तो आपका एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प भी करेगा। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं। लेवल 1 2 3 हमने कर लिया था, 4 5 6 करके हमें टोटल कंप्लीट करना है। इससे हमारा टोटल 60 एमसीक्यू महाजनपद काल से कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में सिक्कों एवं मुद्रा का प्रचलन कब हुआ? तो भारत में सिक्कों व मुद्रा का प्रचलन 600 ईसा पूर्व में हुआ था। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। भारत की सबसे पहली कागजी मुद्रा कलकत्ता के बैंक ऑफ हिंदुस्तान ने 1770 में जारी की थी। भारत में 18वीं सदी के पहले मुद्रा के तौर पर सोने व चांदी के सिक्कों का प्रचलन था। मौर्य साम्राज्य में चंद्रगुप्त मौर्य ने चांदी, सोने, तांबे और शीशे के सिक्के चलवाए। 6वीं शताब्दी में सिक्कों को पुराण, कर्षपना या पना कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न राजाओं पर विचार कीजिए। पहला है अजातशत्रु, दूसरा है बिंदुसार, तीसरा है प्रसेनजीत। ठीक है, आपको बताना है कि इनमें से कौन कौन बुद्ध के समकालीन थे। तो अजातशत्रु बुद्ध के समकालीन थे, बिंदुसार बुद्ध के समकालीन नहीं थे और प्रसेनजीत जो थे ये भी बुद्ध के समकालीन थे। यानी कि हमारा 1 और 3 जो है बिल्कुल सही आंसर, यानी कि हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। प्रसेनजीत कौशल के राजा और बुद्ध के शिष्य। बृहत स्तूप लेख में प्रसेनजीत और बुद्ध को एक ही आयु 80 वर्ष कहा गया है। अजातशत्रु जैन और बौद्ध दोनों ग्रंथों में अजातशत्रु को अपने अपने धर्मों का अनुयायी माना गया है। संभवतः शुरू में वह जैन था, परंतु बौद्ध ग्रंथों के अनुसार वह बाद में जीवन में जैन धर्म के बजाय बौद्ध धर्म का भक्त हो गया था। शुरू में बुद्ध के एकमात्र घोरतम शत्रु और चचेरे भाई देवदत्त के कहने में आकर वह बौद्ध धर्म का शत्रुता करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 6वीं सदी ईसा पूर्व के दौरान बड़े राज्यों के उदय का मुख्य कारण क्या था? उत्तर प्रदेश और बिहार में व्यापक पैमाने पर लोहे का उपयोग, जनजातीय समाज में अधिक व्यवस्थित जीवन का मार्ग प्रदर्शित किया, या व्यापार एवं वाणिज्य का उल्लेखनीय विकास किया। इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश और बिहार में व्यापक पैमाने पर लोहे का उपयोग या 6वीं सदी ईसा पूर्व के दौरान बड़े राज्यों के उदय का एक प्रमुख कारण था। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मगध साम्राज्य बिंबिसार ने अपने राजवेद जीवक को किस राज्य के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था? आंसर हो जाएगा अवंती। मगध साम्राज्य बिंबिसार ने अपने राजवेद जीवक को अवंती राज्य के राजा के चिकित्सा के लिए भेजा था। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। उज्जैन के राजा चंड प्रघोत की चिकित्सा करने के लिए मगध सम्राट बिंबिसार ने अपने राज्य में जीवक को भेजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा शिशुनाग ने। शिशुनाग ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। शिशुनाग 412 ईसा पूर्व गद्दी पर बैठा। महावंश के अनुसार वह लक्षवी राजा के वैश्यापत्नी से उत्पन्न पुत्र था। पुराणों के अनुसार वह क्षत्रिय था। इसने सर्वप्रथम मगध के प्रबल प्रतिद्वंदी राज्य अवंती पर वहां के शासक अंतवर्धन के विरुद्ध विजय प्राप्त की और उसे अपने साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया। इस प्रकार मगध की सीमा पश्चिम मालवा तक फैल गई। तत्परांत उसने वत्स को मगध में मिलाया। वत्स और अवंती के मगध में विलय से पाटलिपुत्र के लिए पश्चिमी देशों से व्यापारिक मार्ग के लिए रास्ता खुल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे, किस मगध सम्राट ने अंक का विलय अपने राज्य में कर लिया था? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा बिंबिसार। बिंबिसार ने अंक का विलय अपने राज्य में कर लिया था। बिंबिसार का टेन्यूर है 558 ईसा पूर्व से 451 ईसा पूर्व। मगध साम्राज्य का सम्राट था, वह हर्यक वंश का था। उसने अंग राज्य को जीत कर अपने साम्राज्य का विस्तार किया। यही विस्तार आगे चलकर मौर्य साम्राज्य के विस्तार का भी आधार बना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शिशुनाग ने किस राज्य का विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा, तो अवंती का किया था, वत्स का भी किया था, किंतु उन्होंने ना काशी का विलय नहीं किया था। तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। शिशुनाग ने काशी राज्य का विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया था। इसने सर्वप्रथम मगध के प्रबल प्रतिद्वंदी राज अवंती पर वहाँ के शासक अंतवर्धन ने के विरुद्ध विजय प्राप्त की थी और उसे अपने साम्राज्य में शामिल कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, काशी और लक्षवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया था? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा अजातशत्रु ने। अजातशत्रु ने काशी और लक्षवी का विलय मगध साम्राज्य में किया था। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। अजातशत्रु मगध का एक प्रतापी सम्राट और बिंबिसार का पुत्र, जिसने पिता को मारकर राज्य को प्राप्त किया था। अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की मृत्यु की थी और उसके बाद वह राजगद्दी पर बैठा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मगध साम्राज्य के बारे में कौन सही नहीं है? तो यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन दिया गया है। इसमें कहा गया है कि पुराने एवं महाकाव्यों के अनुसार इसकी स्थापना बृहद्रथ ने की थी। तो मगध साम्राज्य की स्थापना बृहद्रथ ने नहीं की है, तो ये बिल्कुल गलत है।
यानी ये सही नहीं है। महापद्नंद ने इसे सर्वाधिक विस्तार प्रदान किया था, क्षत्रियों का अंत करने वाला एवं एकराइट की उपाधि धारण की थी, तो ये भी सही बात है। गिरिब्रिज, राजगिरी, पाटलिपुत्र एवं वैशाली क्रमशः इसकी 4 राजधानियां बनी, तो ये भी सही है कि मैंने बताया था ना कि मगध का ट्रिक की पुत्र पौटली लेके पुत्र पौटली में मग लेके गृह से निकला था, रास्ते में गिर गया, तो ये भी सही है। तो बोल रहा है कि कौन सही नहीं है, तो उन्होंने ना वैशाली को नहीं बनाया था, ये भी हमारा ऑप्शन गलत है। उन्होंने सिर्फ गिरिब्रिज, राजगिरी और पाटलिपुत्र को बनाया था, यानी कि ना ही 1 सही है, ना ही 2 सही है, ना ही 3 सही है, यानी कि इनमें से कोई भी सही नहीं है, तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किस एक का शासन था, तो हो जाएगा नंद वंश का। सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर नंद राजवंशों में से किसी एक का शासन था। सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर नंद वंश का शासन था। नंद वंश का राजा घनानंद सिकंदर का समकालीन था एवं इसी के शासनकाल में सिकंदर पर आक्रमण हुआ था। तो याद रखिएगा, नंद वंश का अगर संस्थापक बोले तो वो हो जाएगा महापद्नंद, और अगर अंतिम शासक बोले तो वो हो जाएगा घनानंद। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट लेवल की, और हमारा इसमें 10 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेवल 5 का फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ईसा पूर्व 6वीं सदी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक गई थी शक्तिशाली नगर राज्य था। ठीक है, तो यहाँ आंसर हो जाएगा हमारा, तो बोल रहा है कि कौन सा एक ऐसा शक्तिशाली नगर राज्य था जो 600 ईसा पूर्व में सदी में था। ठीक है, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा मगध, ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। मगध प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में से एक था। आधुनिक पटना व गया जिले में इसमें शामिल है। इसकी राजधानी गिरिब्रिज पाटलिपुत्र थी, जिससे भी वर्तमान में गिरिब्रिज को राजगीर कहा जाता है। भगवान बुद्ध के पूर्व बृहद तथा जरासंध यहाँ के प्रतिष्ठित राजा थे। अभी इसी नाम से बिहार में एक प्रमंडल है, मगध प्रमंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन कौन से भारत पर ईरानी आक्रमण के प्रभाव के रूप में जाना जाता है, तो यहाँ एक खरोष्टी लिपि का प्रचार, अभिलेख उत्कीर्ण करने की कला का प्रचार, ईरानियों की छत्र प्रणाली का प्रचार, घंटा आकार की गुंबज की कला का प्रचार एवं स्त्री अंगरक्षकों की नियुक्ति। तो बोल रहा है कि कौन कौन भारत पर ईरानी आक्रमण के प्रभाव के रूप में माने जाते थे। 5 ही सही हैं। खरोष्टी लिपि का प्रचार भी प्रभाव डाला गया है। अभिलेख उत्कीर्ण करने की कला का प्रचार को भी प्रभाव का रूप माना गया। ईरानियों की छत्र प्रणाली पर प्रचार, घंटा आकार के गुम्बज की कला का प्रचार और स्त्री अंगरक्षकों की नियुक्ति, ये सभी प्रभाव के रूप माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव नहीं था। ठीक है, इस आक्रमण ने भारत और यूनान के बीच प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित कराए थे, तो ये प्रभाव पड़ा था। ठीक है, इस आक्रमण ने पश्चिमोत्तर भारत में यूनानियों की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया था, तो ये भी प्रभाव पड़ा था। बोल रहे प्रभाव नहीं था। सिकंदर अनेक उपनिवेशों की स्थापना के लिए उत्तरदायी थे, ये भी प्रभाव पड़ा था। उसने भारत को यूनान की रियासत बनाया, तो ये हमारा ऑप्शन गलत है, ये ऑप्शन सही नहीं है, ऑप्शन डी। देखिए, झेलम नदी के किनारे सिकंदर को पंजाब के राजा पोरस का सामना करना पड़ा। सिकंदर ने पोरस को पराजित कर दिया, मगर उसके साहस से प्रभावित होकर उसका राज्य वापस कर दिया गया तथा पोरस सिकंदर का सहयोगी बन गया। सिकंदर की सेना ने व्यास नदी के आगे बढ़ने से इनकार कर दिया और वो भारत में लगभग 19 महीने तक रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस राज्य में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी, तो हमारा हो जाएगा सही आंसर वो है मगध। मगध में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी। मगध साम्राज्य में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी। मगध प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में से एक था। आधुनिक पटना तक गया जिले इसमें शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसे सैनिया, नियमित और स्थानीय सेना रखने वाला कहा जाता है। सैनिया मतलब होता है नियमित और स्थानीय सेना रखने वाला, तो किसे कहा जाता था, तो बिंबिसार को कहा जाता था। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। जैन इतिहास में बिंबिसार को सैनिया या सैनिका के नाम से भी जाना जाता था, जो मगध का राजा था और हर्यक वंश का था। मैंने बताया था बिंबिसार और बिंदुसार। बिंदुसार याद रखना, बिंदुसार मौर्य वंश से है और बिंबिसार हर्यक वंश से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसे उग्रसेन मतलब भयानक सेना का स्वामी कहा जाता था, तो भयानक सेना का स्वामी किसे कहा जाता था, तो ये हो गया महापद्नंद। नंद वंश के बाद ना बहुत ही भयानक सेना हुआ करती थी। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही आंसर है। महापद्नंद ने मगध साम्राज्य को सर्वाधिक विस्तार दिया और छत्रात्मक एवं इक्रिट की उपाधि धारण की थी। तभी सिकंदर में दिया गया, सिकंदर को नहीं दिया गया, यह महापद्नंद को दिया गया है। महापद्नंद को उग्रसेन भी कहा जाता था, तो महापद्नंद को इक्रिट और सर्व छत्रात्मक की उपाधि धारण थी, और महापद्नंद को क्या कहा जाता था, उग्रसेन भी कहा जाता था, और उग्रसेन का मतलब होता था भयानक सेना का स्वामी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डेरियस या दार्यबाहुवन ने 516 बीसी में सिंधु के तटवर्ती भूभाग को जीतकर उसे ईरान का विश्व क्षत्रपी प्रांत बनाया। उससे कितना राजस्व प्राप्त होता था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 360 टैलेंट। ठीक है, कितना आंसर हो जाएगा? 360 टैलेंट। ईरानी के हकमनी वंश के शासन डेरियस या दार्यबाहु फर्स्ट ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे फारस साम्राज्य का विश्व प्रांत बनाया। यह साम्राज्य का सबसे अधिक आबादी वाला और उपजाऊ हिस्सा था। इसी क्षेत्र से 360 टैलेंट सोना राजस्व के रूप में आता था। जी फारस के सभी एशियाई प्रांतों में से मिलने वाला कुल राजस्व का यह 1/3 था। तो अगर बोला जाए कितना प्राप्त होता था तो 360 टैलेंट। अगर बोला जाए कि ये कितना इसका मतलब भाग था, तो इसे हम बोलेंगे कि यह सभी एशियाई प्रांतों से मिलने वाले कुल राजस्व का 1/3 भाग था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था? नियाकर्ष, एनासिक्रिटिस, एरिस्टोबुलस या हेरोडोटस? तो कौन सा सही आंसर हो जाएगा? तो नियाकर्ष ना सिकंदर के साथ भारत नहीं आया था। तो हेरोडोटस हमारे आंसर गलत हो गया, हेरोडोटस होगा, सॉरी। तो हेरोडोटस जो है ये सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था। सिकंदर के साथ नियाकर्ष, एनोसिक्रिटस, एरिस्टोबुलस भारत आए थे। हेरोडोटस को इतिहासकार का पिता भी कहा जाता है और हिस्टोरिका नामक पुस्तक जिसमें भारत और फारस के संबंधों का वर्णन है हेरोडोटस द्वारा रचित है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहा भी जाता है कि इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? तो इतिहास का पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। और हिस्टोरिका पुस्तक किसने लिखी है? तो हिस्टोरिका नामक पुस्तक को हेरोडोटस द्वारा रचित किया गया है। और ये किससे रिलेटेड है? ये भारत और फारस के संबंधों को बताता है। और हेरोडोटस कौन है? ये इतिहास के पिता है, यानी कि इतिहास के जनक हेरोडोटस को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे, महाजनपद काल में श्रेणियों के संचालक को क्या कहा जाता था? तो श्रेणियों के संचालक को क्या कहते थे? श्रेणियों के संचालक को श्रेष्ठीन कहते थे। महाजनपद काल में श्रेणियों के संचालक को श्रेष्ठीन कहा जाता था। गृहपति धनिक किसान को कहते थे। गृहपति किसे कहते थे? धनिक किसान को। और श्रेणियों को श्रेष्ठीन कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गृहपति का अर्थ क्या था? तो अभी हमने देखा ना, गृहपति मतलब क्या होता था? धनिक किसान। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही आंसर है। तो यहाँ से हम दोस्तों जरूर शेयर कीजिएगा वीडियो को। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।